हेलो मेरे केमिस्ट्री चैम्प्स, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस। और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता दो कि आप लोग कैसे हो। हाँ, मेरे को बताए कि ये वन शॉट रिवीजन टाइप का ये बहुत टाइम बाद आ रहा है, बट फाइनली ये आ गया है। आज हम करेंगे इसमें क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। और आप देख सकते हो कि इसकी बोर्ड वेटेज कितनी है, दैट इज़ 7 मार्क्स। 7 मार्क्स बहुत होते हैं, और वो भी चैप्टर 1 में ही आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं, वो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस आपको दिखा देती हूँ। 2024 में आए थे इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस, 2023 में आए थे 5 क्वेश्चंस, 2022 में आए थे 3 क्वेश्चंस। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं, उनमें तो कोई कमी नहीं है। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी हैं जो मास के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और कुछ कंसंट्रेशंस ऐसी हैं जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, मेरे को पता है कि आप कंसंट्रेशन टर्म्स क्लास 11th में पढ़ के आए हो, बट इसके अंदर कुछ एडिशनल कंसंट्रेशन टर्म है जिन्हें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आती हैं गैस एंड लिक्विड। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ के बारे में जानेंगे और सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे। देन लिक्विड इन लिक्विड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ और ट्रॉफिक्स मिक्सचर के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, वो होती हैं 4। सबसे पहले आती है RLVP यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हम सीखेंगे वॉन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब आप छोटी क्लासेस में होंगे, जब से ही आप सॉल्यूशन चैप्टर आपने इतना सुना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आपने वहाँ पे एक चीज़ सीखी होगी, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या मैम सॉल्यूशन सिर्फ बाइनरी होता है? नहीं, सॉल्यूशन सिर्फ बाइनरी नहीं होता, ये टर्शियरी भी हो सकता है, क्वार्टनरी भी हो सकता है। पर हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर सोल्यूट हो और सॉल्वेंट हो। सोल्यूट आपने बचपन से यानी 6th या 7th क्लास से आपने सुना होगा कि सोल्यूट वही होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि अगर मेरे पास अगर 1 चम्मच चीनी है, अगर मैं उसे अगर 1 गिलास पानी में घोलूँगी, तो कहोगे मैम इसमें सोल्यूट तो चीनी हुई और सॉल्वेंट पानी हुआ। मैम क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 400 ग्राम चीनी है, उसके अंदर आपने 3 से 4 चम्मच पानी डाला। ऑब्वियसली पानी का अमाउंट क्या है? थोड़ा। तो क्या पानी जो है वो हमारा सोल्यूट होगा और जो हमारी चीनी है वो हमारी सॉल्वेंट होगी? कहोगे नहीं मैम, जो हमें एट द एंड मिलेगा वो तो चाशनी होगी, बट चाशनी तो लिक्विड है। हाँ, चाशनी लिक्विड है। ये जो डेफिनेशन हमें बताई जाती है ना कि सोल्यूट वही होगा जो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट वही होगा जो लार्ज अमाउंट में होगा, ऐसा तब होता है जब हमारे पास फेजेस सेम हो, जब हमारे पास दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, या फिर दोनों ही सॉलिड फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है 400 ग्राम नमक और मेरे पास है 300 ग्राम चीनी। तो कहोगे मैम 400 ग्राम नमक हमारा सॉल्वेंट है और 300 ग्राम चीनी हमारी सॉल्यूट है। अब इस केस में क्या होगा कि मैम हमारे पास पानी तो थोड़ा है, पर एट द एंड हमारे पास जो चाशनी बनी है वो तो लिक्विड फेज में है ना, और जिसका फेज एग्जैक्टली सेम हो सॉल्यूशन फेज से, वही हमारा सॉल्वेंट होता है। इस केस में हमारा जो सॉल्वेंट है वो होगा हमारा पानी, और जो हमारा जो सोल्यूट होगा वो होगी हमारी चीनी। तो इस बात को याद रखना। अब हम कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं हमारी किसके बेसिस पे? कंसंट्रेशन टर्म्स। कुछ होती हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और कुछ होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? उनके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वॉल्यूम। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले में जो डिनोमिनेटर में आएगा दैट इज मास। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम की एग्जांपल क्या है जिनके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगी? दैट इज ग्राम पर लीटर, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, और जिनके डिवाइड बाय में मास आएगा दैट इज परसेंट वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ppm। ठीक है, अब देखो जिनकी डिवाइड बाय में वॉल्यूम आएगा, मैम वही टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? ऐसा बता देखो, जब भी जिनकी भी डिवाइड में वॉल्यूम आएगा वो क्या करते हैं? वो हीट मिलने पे यानी टेम्परेचर बढ़ने पे वो एक्सपैंड कर जाती है। पर अगर टेम्परेचर बढ़ता रहे तो पर मास उसमें एक्सपैंड नहीं होता, तो इसलिए मास वाली जो जिनके डिनोमिनेटर में मास आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, और जिनके डिवाइड बाय में वॉल्यूम आता है दैट इज़ योर टेम्परेचर डिपेंडेंट। होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। इसके आगे चलते हैं हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स पे। सबसे पहले आती है हमारे पास मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ऊपर मोल है, नीचे वॉल्यूम किस में है, लीटर में, तो इसकी जो यूनिट होगी दैट इज मोल पर लीटर। नेक्स्ट इज मोलालिटी। इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन के। इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मोल अपॉन के। और आपने ये इकलौती ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसके डिवाइड में क्या आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है, और आपको ऐसी कोई और अदर टर्म नहीं दिखेगी जिसके डिवाइड बाय में सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर मोल फ्रैक्शन। अगर हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये आगे काम आएगा, बताऊंगी कहाँ काम आएगा, राउट स्लो में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास मास परसेंट और पीपीएम। मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय में टोटल मास इंटू में 100, ठीक है। पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। मास ऑफ सोल्यूट बाय में टोटल मास इंटू में 10 की पावर 6, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, हमारे पास आती है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बता देती हूँ। नॉर्मेलिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सबसे पहले हमें ग्राम, अब आप पूछोगे मैम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। सबसे पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करो। मोलर मास निकलने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मोलर मास है उसको हम एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब कहोगे हमें क्या पता है एक्स क्या है, देखो अगर एसिड है तो उसके पास कितने नंबर ऑफ H प्लस हैं, अगर कोई बेस है तो उसके पास कितने OH नेगेटिव है, अगर कोई सॉल्ट है तो उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaOH, ठीक है। Na के ऊपर है +1, OH के ऊपर है -1, तो कितना सॉल्ट में हम क्या चेक करते हैं कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो Na के ऊपर है 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो जो भी हमारे पास गिवन मास है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट मास से, और जो भी हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाए उसे हम इस फॉर्मूले में पुट करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके हम हमारी क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते ही हमारे पास आ जाता है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जितना भी पार्शियल प्रेशर होता है गैस का किसी भी वेपर फेस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। P इज़ आर पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है था x के, ठीक है। अब अगर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ KH इज़ आर हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखी है, एक सेकेंड, अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ को याद रख लेना, ये मोल फ्रैक्शन है, ये प्रेशर। अगर आप मोल फ्रैक्शन को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी साथ साथ बढ़ेगा, तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो KH की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। आपने देखा होगा, दिस इज़ योर कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोको कोला। जब आप कोको कोला को खोलते हो, मतलब जिस दिन सील पैक होती है उस दिन खोलते हो तो कैसे फुस फुस की आवाज़ आती है ना। लेकिन जब आप उसको 1-2 दिन बाद खोलते हो तो आपको लगता है ना कि वो फुस फुस की आवाज़ कम होगी, और जो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो थोड़ी मीठी यानी स्वीट टेस्ट करने लग जाती है, ठीक है। इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है, जब आपने देखा होगा कि जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, ठीक है, वो कोल्ड वाटर में मतलब ज़्यादा खुश रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। क्या वो उबलते हुए पानी में वो खुश क्यों नहीं है, या फिर वो मतलब वो ठंडे पानी में क्यों खुश है, क्योंकि जैसे ही ठंडा पानी यानी टेम्परेचर डाउन, अब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वैसे वैसे जो उसके अंदर जो गैसेस यानी जो O2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है राउट स्लो। राउट स्लो क्या कहता है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ना ईच कंपोनेंट का, वो उसकी मोल फ्रैक्शन के ऊपर, वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, मान लेते हैं हम A का, पार्शियल प्रेशर ऑफ A उसकी मोल फ्रैक्शन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन अगर मैं हटाऊंगी तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कह रहे हैं P नॉट ऑफ A अपॉन में P नॉट ऑफ A इंटू जीटा A। P नॉट ऑफ A क्या है, ठीक है। अब देखो P नॉट ऑफ A क्या है, P नॉट ऑफ A है प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ A, ठीक है। और जो PA क्या है, पार्शियल प्रेशर। PA इज पार्शियल प्रेशर
वेयर पी नॉट इज प्रेशर इन प्योर स्टेट और जीटा ए क्या है, जीटा ए इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हमें पूरे देखो पी, ये तो देखो हमने पहले ए का निकाल लिया, फिर हमने बी का निकाल लिया, अगर हमें पूरे का निकालना है उसके अंदर तो ए और बी दोनों मिलेंगे, तो पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल होगा, पी ए की हमने वैल्यू रख दी, पी बी की हमने वैल्यू, दिस इज़ पी ए की वैल्यू, दिस इज़ पी बी की वैल्यू। मैंने कहा था ना राउट स्लो आएगा, राउट स्लो आया। अब उसने क्या कहा, राउट स्लो ने कहा, एक सेकेंड, राउट स्लो ने कहा कि भाई सुनो, क्या सुने, एक सेकेंड, राउट स्लो ने कहा कि मैंने तो मतलब मोल फ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे थे, जब मैंने बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो एक्स ए को क्या मैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकती हूँ, बस एक बार इसको याद रखना, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, अब देखो पी नॉट ऑफ ए इंटू में एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी, इसको मैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स ए लिखा मैंने। ठीक है, पी नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस में पी नॉट ऑफ बी माइनस में पी नॉट ऑफ बी एक्स ए, ये मैंने लिख दिया। अब देखो कुछ यहाँ कॉमन दिख रहा है, एक्स ए, तो सबसे पहले इसको लिख लो, पी नॉट ऑफ बी प्लस में क्या कॉमन दिख रहा है अब तुम्हें, पी ए पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी इंटू में जीटा ए, दिस इज़ योर राउट स्लो की नई फॉर्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने पे हमें पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हर दुनिया में बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, जो एक तो पढ़ रहे हैं अभी और कुछ रील्स देख रहे हैं, वैसे ही कुछ बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और कुछ नॉन आज्ञाकारी होते हैं। ठीक है, जो आज्ञाकारी दैट आर आइडियल सोल्यूशन और जो आज्ञाकारी नहीं है दैट आर नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन का मतलब है जो कि क्या करते हैं, राउट स्लो को ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल जो कि राउट स्लो को ओबे नहीं करते। राउट स्लो को ओबे करेंगे तो उनका स्क्रीन टाइम 0, उनका खाना खाने का टाइम 0, मतलब कोई फिक्स नहीं है, तो उनकी जो डेल्टा एच, भाई याद करवाने के लिए कर रही हूँ, सच्ची में नहीं है ऐसा। ठीक है, एच मिक्सिंग 0, वी मिक्सिंग 0, कोई कितना ही बहला फुसला ले कोई असर नहीं। ठीक है, किसी के साथ जल्दी घुलते मिलते नहीं है। ठीक है, इसकी जो इंट्रैक्शन होती है, सोल्यूट ए इज़ योर सोल्यूट, देखो ए इज़ योर सोल्यूट, बी इज़ योर सॉल्वेंट, तो इसमें जो सोल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन, सोल्यूट सोल्यूट की इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन जो होती है वो इक्वल होती है। वाइल एज इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ योर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट स्लो, दैट इज़, और सेकेंड वन इज़ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट स्लो। इसके अंदर क्या होता है, नॉन आइडियल में जो पॉजिटिव डेविएशन वाला केस होता है उसके अंदर जो पी टोटल है वो क्या होता है, हमने जितना सोचा था, जो पी टोटल होता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वाइल एज एन नेगेटिव डेविएशन जो पी टोटल होता है वो बहुत कम होता है हमारी एक्सपेक्टेशन से। नॉन और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो एच मिक्सिंग होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है और नेगेटिव में लेस देन 0 होती है। अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वहाँ होगी, और लेस देन 0 होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वहीं वी मिक्सिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होती है, वी मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव की ग्रेटर देन 0 होती है, नेगेटिव की लेस देन 0 होती है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्सपेंशन होगा और लेस देन 0 है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इसमें जो इंट्रैक्शंस होती है, इसमें सॉल्यूट सॉल्यूट की और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है किसी सॉल्यूट सॉल्वेंट से, एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, वाइल इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो नेगेटिव डेविएशन वाली वैल्यू होती है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है, किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ग्राफ देख लो इनके। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं, दैट इज़ योर एजियोट्रॉफ्स। एजियोट्रॉफ्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉफ्स मतलब अगर मैं आपको सिंपल बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, ऐसे 2 मिक्सचर जो आपस में इतना ज़्यादा मतलब घुल मिल जाएं कि वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट ना हो पाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो 2 लिक्विड मिक्स किए गए हैं, अगर उनके टेम्परेचर में अगर उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है तो उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर लेते हैं।
पर एजियोट्रॉफ्स का जो केस होता है ना वो बहुत अलग होता है। एजियोट्रॉफ्स के केस में वो दो लिक्विड ऐसे घुल जाते हैं ना कि उन्हें हम सेपरेट आउट ही नहीं कर सकते। इसकी दो इसमें हमें दो इसके आगे दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स एंड दैट इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। ठीक है, अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स में क्या होता है, इनके बीच का जो इंट्रैक्शन होता है, इसके बीच का जो इंट्रैक्शंस होता है ना वो बहुत वीक होता है। वो बहुत वीक होगा तो बॉन्ड्स जो हैं वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। वाइल एज इन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स इनका जो इंट्रैक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उन्हें ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। इस वजह से मैंने ये नहीं कहा कि इम्पॉसिबल होता है, मैंने कहा इतना आसान नहीं होता। तो इस वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत देर बाद आता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारे पास आती हैं कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे। ओनली सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसके चार हमने पढ़ी थी, 4 सीपीज़ पढ़ी थी, मतलब पढ़ी थी क्या, मतलब हमने नाम पढ़े थे। ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को जिसे हम RLVP कहते हैं। ये कहते हैं कि जब हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं ना तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। किसके एडिशन पे, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के कंपैरिजन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है। इसमें इसका जो फॉर्मूला देखो, P नॉट ऑफ A माइनस में PS अपॉन में P नॉट ऑफ A इक्वल टू जीटा B। अब देखो क्या है ये P नॉट ऑफ A जो है, P नॉट ऑफ A ये आपको दिख रहा है, दैट इज़ प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। PS आपको दिख रहा है, ये है सॉल्यूशन का प्रेशर। जीटा B इज़ योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारे पास आती हैं दो टर्म्स, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड देन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू में M। देखो यहाँ पे सुनो, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB क्या है आपका, दैट इज़ योर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 0.52 kg पर मोल। ये किसकी वैल्यू होती है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की। ठीक है, और M इज़ योर मोलालिटी। M जो है वो है आपकी मोलालिटी। ठीक है, जिसके डिवाइड बाय में सॉल्वेंट आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF ये किसकी इक्वल है, KF यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.86 kg पर मोल। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू में M फिर से क्या है, M है हमारी मोलालिटी। ठीक है, अब सुनो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। वाइल इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट, जो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब एक ऐसी गलती जो टॉपर्स भी कर देते हैं, तो भाई उसे सुनो, डू नॉट चेंज जो टेम्परेचर की यूनिट है सेल्सियस से केल्विन में। ठीक है भाई, आपको जो अब यहाँ पे टॉपर के मिस्टेक पे थोड़ा गौर करना। देखो अब टॉपर मिस्टेक्स जो लोग कर देते हैं, अब वो ध्यान से सुनो। डू नॉट चेंज डेल्टा T यूनिट्स फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन इन कैलकुलेशन। भाई आपको डेल्टा T की जो यूनिट है ना वो चेंज नहीं करनी, सेल्सियस से आपको केल्विन में नहीं जाना कैलकुलेशंस में। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर चेंज का वो कांस्टेंट ही रहता है बोथ केसेस में। फॉर एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल क्या देखो, मतलब अगर देखो 5 में से क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक है, वही बात है, अगर आप 200 में से 100 घटाओ या 300 में से 200 घटाओ, बात तो 100 की है,
तो वो इसलिए कह रहा है कि चाहे तो डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में जाके फिर माइनस करोगे, ठीक है, बात वही रहेगी। तो प्लीज़ वहाँ पे चेंज मत करना, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको चेंज करना है तो आप कर लेना भाई, मैं थोड़ी रुकूँगी। उसके बाद हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अब ये बता देती हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा मिनिमम प्रेशर होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है। क्यों रिक्वायर्ड होता है? ताकि वो स्टॉप कर सके किसके फ्लो को, सॉल्वेंट के फ्लो को, ताकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ पाई, ये वाला पाई नहीं, पाई को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पाई इक्वल टू में सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू सी इंटू में आर इंटू में टी। सी होती है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सी मैंने बता दिया आपको कंसंट्रेशन होती है। आर इज़ योर गैस कांस्टेंट, टी इज़ योर टेम्परेचर, ठीक है। अब आपके पास एक टर्म आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। भाई प्लीज़ मतलब इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के भाई कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना, जैसे कि पिग्स यूरिनरी ब्लैडर, ये प्लीज़ भाई इसके एग्जांपल्स याद कर लेना तुम। रिवर्स ऑस्मोसिस में आते हैं आपके पास इफ़ अप्लाइड प्रेशर, जो अप्लाइड प्रेशर यानी हम जो प्रेशर अप्लाइड करें यानी एक्सटर्नल प्रेशर वो ज़्यादा आता है पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जो सॉल्वेंट है वो बैकवर्ड फ्लो करने लग जाता है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बैकवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका डेली लाइफ एग्जांपल होता है हमारा आरओ। हमारे घरों में जो वाटर प्योरीफायर लगा होता है वो क्या करता है, वो इसी सिस्टम की हेल्प से इम्प्योरिटीज़ को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है वांट ऑफ फैक्टर वाले इक्वेशन, ठीक है। अब मैं अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला बताऊँ तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है, कहाँ लिखूँ मैं, एक सेकंड भाई, ठीक है। देखो वांट ऑफ जो फैक्टर होता है इसका जो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। देखो दो ही दुनिया में दो ही चीज़ें होती है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे बिफोर, यहाँ पे आफ्टर था तो नीचे बिफोर, ठीक है। बस ये समझाना था, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी नज़र मारो तुम, ठीक है। आई की वैल्यू 1 किसके लिए होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि ग्लूकोज के लिए, ठीक है। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 किस में होगी, डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन के प्रोसेस में जो पार्टिकल्स है वो इंक्रीज़ करते हैं। अब अगर आप लोग याद करने का तरीका बताऊँ, जैसे कि कोई भी ग्लास का जार है वो आपके हाथ से टूट गया तो टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े इधर उधर मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें जो बहुत सारे टुकड़े हो गए, उसमें मान लो पार्टिकल्स क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए एसोसिएशन की केस में, ठीक है। अगर आप उन्हीं टुकड़ों को जोड़ एसोसिएशन में भाई पार्टिकल डिक्रीज़ हो जाएंगे, मतलब जितना डिसोसिएशन में नुकसान हुआ उतने, अब तुम इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या लगा पाओगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या वापस फिक्स कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएंगे, पार्टिकल डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब एक ट्रिक होती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस के इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से। अब क्योंकि हमने फॉर्मूलेस करे उसमें तो आई नहीं था, ये हम कहते हैं क्योंकि कुछ हमारे पास मतलब इसी टाइप की चीज़ें दी हुई, अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें एसोसिएशन बोला हो, कुछ स्प्लिटिंग वगैरह का बोला हो, तो उसमें अगर हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो फॉर्मूलेस गलत नहीं है, क्योंकि बस उनमें वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो। तो डेल्टा टी बी के फॉर्मूले में देखो फॉर्मूला तो वही है, बस उसके अंदर क्या एडिशनल हो गया, आई से मल्टीप्लाई हो गया। डेल्टा टी एफ का भी फॉर्मूला वही है, बस आई से मल्टीप्लाई हो गया। पाई का फॉर्मूला भी वही है, बस आई से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास एक क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या इसके अंदर हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा है 0.025 ग्राम, किसका दे रखा है, K2SO4, दिस इज K2SO4, ठीक है। K2SO4 दे रखा है, इसका मोलर मास दे रखा है हमें किसके अंदर, 2 लीटर के अंदर, और वाटर दे रखा है 25 डिग्री। अज्यूम करना है कि हमें कंप्लीट क्या हुआ है, डिसोसिएशन। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, चेक करो ये रहा, ठीक है। मास दे रखा है, ये दे रखा, वॉल्यूम दे रखी है 2 लीटर दे रखी है भाई। टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। वो मैंने जो बताया था वो मैंने आपको डिफरेंस के लिए बताया था, अदरवाइज टेम्परेचर को हम केल्विन में ही लेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो K2SO4 की हम देखो स्प्लिटिंग होगी, यहाँ पे देखो 2K और SO4 2 ये। अब देखो 2 आयंस यहाँ से निकले और एक निकला, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 और 1 3 आयंस निकले, तो आई की वैल्यू क्या होगी 3 आ गई। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो देखो हमें पाई कैलकुलेट करना है, तो वांट ऑफ फैक्टर यानी आई की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। N/V की हमने वैल्यू पुट कर दी, जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम ये लेंगे जो केल्विन में होती है, हम वो वाली वैल्यू लेंगे। और जो हमें टेम्परेचर है वो हमारा आया था 298। जब हम इनको फाइनली कैलकुलेट करेंगे हम इसको अप्रॉक्स में भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे अप्रॉक्स में ही वैल्यू निकाली हुई है, दैट इज़ योर पाई की वैल्यू आ गई 0.01688। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई ये देख लो एक बार, ये चीज़ें बता देती हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स आपके कहाँ से आएंगे, मास परसेंटेज से या फिर मोल फ्रैक्शन से। कन्वर्ट करना आ सकता है कि मास परसेंटेज को आपको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मोलर मास डेल्टा TB डेल्टा F से कैलकुलेट करना, मोलर मास आपको निकालना आ सकता है किससे, डेल्टा TB से निकालो या डेल्टा TF से निकालो। ऑस्मोटिक प्रेशर करना कैलकुलेट करना आ सकता है किस पे, टेम्परेचर आपको देगा 298 केल्विन। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट के मास में, जब उन्हें मोलालिटी निकालने होते हैं। ठीक है, फॉरगेटिंग टू ऐड 273 केल्विन टू सेल्सियस फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में बच्चे 270, मतलब अगर सेल्सियस में दे रखा है तो वो सेल्सियस से ही कैलकुलेट कर दे, नहीं भाई उसके अंदर 273 केल्विन तो बनाओ, उसको केल्विन में तो चेंज करो। उसके बाद फॉरगेटिंग टू यूज़ वांट ऑफ फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू तो 1 है। पर अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए तो बात तो कुछ नहीं है, उसके अंदर चाहे आप आई मल्टीप्लाई करो या नहीं, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 होती है। पर इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl या K2SO4 आ जाए, इनमें हम वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं, तो भाई ऐसा मत करना। ठीक है, तो भाई हमने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया इसके अंदर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग सॉल्व कर पाओगे। आई नो कि इसके अंदर एक ही न्यूमेरिकल था, भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, इसके अंदर एक ही न्यूमेरिकल था, बस अभी लास्ट में हमने जो सॉल्व किया। तो न्यूमेरिकल्स का सेशन जब हम 1 शॉट लेंगे तब करेंगे, ये एज अ डेमो लेक्चर आप इसको ले सकते हो। तो लोग इसे इस सीरीज़ से रिवीजन करेंगे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ शेयर करना आपके रिव्यूज़, और आप क्या नेक्स्ट चैप्टर का भी ऐसा ही क्विक रिवीजन वाला शॉट चाहते हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना। और बाकी 1 शॉट्स तो बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको अगर इस PDF का अगर लिंक चाहिए तो वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन।